हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग को आज दूसरा पार्ट देखेंगे सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से, जो आपकी सुपर टेट परीक्षा में दोनों पेपर में फर्स्ट और सेकंड यानी प्राइमरी और जूनियर में यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिलेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। और इसके पहले का पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए जा रहे हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 71 नंबर। एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। करों की दर कम कर दी है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो बी ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। प्रयोज्य आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। प्रयोज्य आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। अब प्रयोज्य आय क्या होता है? प्रयोज्य आय वह आय होता है जो व्यक्ति टैक्स इत्यादि का भुगतान करके बचाता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रयोज्य आय कहा जाता है। ठीक है। और प्रयोज्य आय जो होता है तब यदि एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर सरकार करों की दर कम कर दे तो प्रयोज्य आय में जो है क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है येलो नदी, इसी को पीत नदी, ठीक है, और इसी को हुआंगहो नदी भी कहते हैं। ठीक है, हुआंगहो। तो इन तीनों को याद रखिएगा। पीत नदी को, येलो नदी को पीत नदी और हुआंगहो नदी भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये पूछ रहा है येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है। तो हुआंगहो नदी आप लोग जानते होंगे, तो ये चीन से होकर के गुजरती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसे जो है चीन का शोक भी कहते हैं। ठीक है, चीन का शोक भी इसको कहते हैं, हुआंगहो या पीत को या येलो नदी को। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आप लोग जानते होंगे भारत का। ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसे एनसीपी कहा जाता है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना आपका हुआ था 1999 में, 25 मई 1999 को हुआ था। ठीक है। और इसको कौन लोग इसकी स्थापना किए थे? तो शरद पवार, पी ए संगमा और तारिक अनवर ने किया था। ठीक है। इन तीनों नेताओं को जो है कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने जो है सोनिया गांधी को पार्टी की बागडोर सौंपने पर आपत्ति जताई थी। और वहाँ से निकलने के बाद इन्होंने 1999 में 25 मई को जो है एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया था। तो ये रुद्रमा देवी। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रुद्रमा देवी जो है काकतीय वंश की महिला शासिका थी। और रुद्रमा देवी को जो है पूर्वी गंग राजवंश से चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनके शासन के शुरू होने के तुरंत बाद यादवों का सामना करना पड़ा। और रुद्रमा देवी की मृत्यु जो है अम्बा देवी से लड़ते हुए हुई थी। ठीक है। तो ये काकतीय वंश की मानी जाती हैं। कौन? रुद्रमा देवी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अशोक ने। ठीक है। सांची जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जो है रायसेन जिले में स्थित है और बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है रायसेन, वहाँ पर ये सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह भोपाल से जो है 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा बेसन नगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के मध्य भाग में ये स्थित है और यहाँ पर कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल में ये बनाया गया था। रांची जो है रायसेन जिले के बीच एक नगर पंचायत है और रायसेन जिले में जो है एक अन्य विश्वदाय स्थल भीमबेटका भी है वहीं पे। और सांची के सूत का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था। तो सारे फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं।
तो ये कृषि, लघु उद्योग और कमज़ोर वर्ग तबके के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो वाणिज्यिक बैंक है कृषि, लघु उद्योग एवं कमज़ोर तबकों के लिए जो है ऋण देने के लिए प्राथमिकता देता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी जिस समय सूर्य से अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? सूर्य से अधिक दूरी पर स्थिति होती है तो उस समय क्या स्थिति बनता है? तो उस समय एफेलियन बनता होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसार या अफेलियन, ठीक है, इसको अपसार कहते हैं, अपसार या अफेलियन कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति कब होती है? तो ये स्थिति होती है आपका 4 जुलाई को। ठीक है, तो 4 जुलाई को ये स्थिति होती है, अपसार कहते हैं या एफेलियन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो प्रथम महिला अध्यक्ष लोकसभा की कौन थी? तो मीरा कुमार थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये 2009 से लेकर के जो है 14 तक प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी और ये 15वीं लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, येजोला खाली जगह है के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। तो चावल की खेती के लिए येजोला जो है चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। यहाँ पे टी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। येजोला चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है और येजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती होती है। ठीक है, और सामान्यतः येजोला जो है धान या चावल की खेत में उगाई जाती है। यह जैव उर्वरक का स्रोत माना जाता है। ठीक है, येजोला जो है यह जैव उर्वरक का एक स्रोत भी माना जाता है। तो यहाँ पे टी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस रूप में जाना जाता है? तो ताजमहल के अंदर के उद्यान को जो है मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने 1631 में, 31 से लेकर के 1653 के बीच में जो है ये अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था। और इसका डिज़ाइन किसने दिया था? तो हमीद लाहौरी ने दिया था। ठीक है, और इसके भीतर का जो उद्यान है वो मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो ये हड़प्पा था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 में रावी नदी के तट पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और हड़प्पा जो है भारत नगर में खोजा गया सबसे पुराना नगर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पश्चिम बंगाल में ही सुंदरबन डेल्टा है ना, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ जो है मैंग्रोव वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश जो माना जाता है वो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका को। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जबकि अमेरिका का संविधान सबसे पुराना, ठीक है, 1789 में वहाँ का संविधान बना था। ठीक है, तो सबसे पहला देश माना जाता है यूएसए को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है तो सुरक्षित भंडार। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है कि दीर्घकाल तक संपूर्ण जनता को समय पर पोषण से भरपूर भोजन प्रदान करना। ठीक है, यही क्या माना जाता है? खाद्य सुरक्षा प्रणाली माना जाता है। ठीक है, और खाद्य सुरक्षा प्रणाली के दो घटक माने जाते हैं। पहला माना जाता है बफर स्टॉक, ठीक है, बफर स्टॉक, और दूसरा माना जाता है खाद्य वितरण प्रणाली, जिसको पीडीएस कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो है दो घटक माने जाते हैं। और खाद्य सुरक्षा प्रणाली का प्रमुख घटक जो होता है वो सुरक्षित भंडार, जिसको हम क्या कहते हैं? बफर स्टॉक, बफर स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है, तो और एक दूसरा होता है पीडीएस यानी खाद्य वितरण प्रणाली।
तो यहाँ दोनों को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरक्षित भंडार। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? मतलब महाभियोग लगाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो संसद के दोनों सदनों की। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को जो है उसकी समावधि जो 5 वर्ष की होती है उससे पूर्व महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, यह एक जो महाभियोग प्रक्रिया है यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें जो है अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद के किसी भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है तथा इसकी सूचना जो है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जानी आवश्यक माना जाता है तथा इस नोटिस पर जो है सदन 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं तभी ये मान्य होता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, नवमल्थूसियन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो नवमल्थूसियन सिद्धांत जो है ये संसाधन की कमी से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नवमल्थूसियन का सिद्धांत संसाधन की कमी से संबंधित है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस इतिहास तथा अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे जिन्होंने जो है 1798 में एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इस नामक पुस्तक की ओर एक जो है जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसांख्यिकी परिवर्तनों तथा दूसरी ओर सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का इसमें उल्लेख किया गया है और इसी में इन्होंने जो है संसाधन की कमी का भी उल्लेख किया गया है जिसे जो है नवमल्थूसियन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये उनकी जो पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, उसमें जो है नवमल्थूसियन सिद्धांत को उसमें उन्होंने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्र है और उसका उदाहरण है, आपको मिलान करना है। प्राथमिक क्षेत्र किससे माना जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र मधुमक्खी पालन से माना जाता है। ठीक है, पहले में आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, मधुमक्खी पालन जो है व्यवसाय प्राथमिक क्षेत्र की एक तकनीकी प्रक्रिया है। ठीक है, अगर भारत में मधुमक्खी पालन की शुरुआत देखा जाए तो भारत में मधुमक्खी पालन का शुरुआत जो है ट्रावनकोर ने जो है 1917 में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे प्राथमिक जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित आपका हो जाएगा। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र माना जाता है जो वो जूते का कारखाना माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा में आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, जूते का निर्माण जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। और तीसरा जो है तृतीय क्षेत्र जो आता है वो सलाहकारी संस्था के रूप में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे में आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति अथवा समूह की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन को जो है सलाहकारी संस्था कहा जाता है और सलाहकारी संस्था मुख्य रूप से जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले में बी है, दूसरे में सी है, तीसरे में ए है, तो कौन सा कोड सही हो जाएगा? तो आपका कोड नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है? संसदीय स्वरूप की जो सरकार होती है उसमें क्या होता है? तो उसमें कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्यपालिका जो होती है वो विधानमंडल के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है और संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी शक्तियां जो है विधायिका, जिसे संसद कहते हैं, विधायिका से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। वो भारत में कैसी प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, तो प्रत्येक वर्ष नहीं, हर वर्ष थोड़ी ना आरंभ में संबोधित करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं, गलत हो जाएगा। संसद को कभी ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है, इसे जो है विधायी शक्ति का अधिकार है,
जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात जो है वह संसद के प्रथम सत्र के आरंभ को संबोधन करता है तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रत्येक वर्ष के जो आरंभ होता है उसमें अभिभाषण करता है। ठीक है, संबोधित नहीं करता है। संबोधित कब करता है? प्रत्येक आम चुनाव के प्रथम सत्र में जो है वह संबोधित करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चीन। ठीक है, चीन पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे आपका भारत हो जाएगा, तीसरे स्थान पे रूस हो जाएगा, चौथे स्थान पे अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, पाँचवें स्थान पे आपका फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, चीन पहले पे है, दूसरे पे भारत है। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। ठीक है, तीसरे स्थान पे पंजाब है। ठीक है, तो यहाँ पे देश पूछा है तो देश में चीन अग्रणी है गेहूं उत्पादन में। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार में। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण जो है गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कराया था और इसमें जो है गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश का कब्र रखा गया है। और जो ये कुतुब मीनार है आपका विश्व विरासत स्थल में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेना नदी किस देश से होकर बहती है? तो लेना नदी ये रूस से होकर बहती है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेना नदी रूस के बैकाल पर्वतों से निकलती है तथा आर्कटिक सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था? तो राष्ट्रसंघ का गठन जो है ये प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद जो है किया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का पूछे तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और राष्ट्र संघ का गठन जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उद्विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो उद्विकास का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चार्ल्स डार्विन ने जो है उद्विकास का सिद्धांत, ठीक है, जिसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है, और इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह SHG में बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? तो समूह के सदस्य लेते हैं। ठीक है, स्वयं सहायता समूह जो है SHG एक ग्रामीण वित्तीय समिति होती है जिसमें जो है 10 से 20 स्थानीय पुरुष या महिलाएं होती हैं, और इस समूह में जो है बचत एवं ऋण संबंधी निर्णय जो है समिति के सदस्य ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 20 सदस्य इसमें पाए जाते हैं और यही एक ग्रामीण वित्तीय समिति होती है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह जो है SHG, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये जो है महारत्नों की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, भारत में जो है 8 कंपनियां हैं जो महारत्न की श्रेणी में आती हैं। पहला है कौन सा? NTPC जिसे कहते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, और दूसरा है आपका ONGL ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, और तीसरा है आपका SAIL, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और चौथा है आपका भेल, BHEL, ठीक है, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, और पांचवा है आपका IOCL, ठीक है, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अब पांचवा है CIL कोल इंडिया लिमिटेड, और छठा है आपका GAIL
ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और 8वां है आपका BPCL, ठीक है, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे 8 जो है महारत्न कंपनियां हैं भारत में, और इसमें से जो है ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये महारत्नों की सूची में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो किसके द्वारा? तो क्रिप्स मिशन द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा जो है ब्रिटिश संसद सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत में जो है 1942 में जो है भारत भेजा था। और इस मिशन ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से लेकर के 1945 के उपरांत जो है भारत का संविधान निर्माण करने का जो है प्रस्ताव दिया था। ठीक है, तो ये क्रिप्स मिशन द्वारा जो है भारत के संविधान निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते का निर्माता तथा विख्यात मन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मोहम्मद अली जिन्ना को जो है सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था? तो ये भी प्रश्न पूछता है, तो सरोजनी नायडू ने कहा था। ठीक है, और उनको यह उपाधि जो है 1916 में लखनऊ समझौते के कारण जो है दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो सबसे आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है तथा यह गैस जो है सूर्य एवं पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को अवशोषित करती है और वायुमंडल में जो है 0.93% जो है क्या है कार्बन डाइऑक्साइड आपका पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।